वेलकम बैक। बाजार में थोड़ी सी सुस्ती आ गई है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ गई है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक है। एक बड़े मैटर पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बन रहा है। इनफैक्ट अभी की बात नहीं है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने अपने पीएलआई स्कीम को काफ़ी एक्सपैंड कर दिया है, नए नए सेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और एयर कंडीशनिंग की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी पीएलआई लागू करने का प्लान हो रहा है। लेकिन अगर अब ये पीएलआई के पूरे सिस्टम को देखें तो लास्ट एक साल में बहुत सारे नए नए सेक्टर्स इससे जोड़े गए और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया जाए। बहुत सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो हैं, जो बहुत सारे पार्ट्स हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, उनको क्यों ना यहीं बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे और इसमें एक एंगल एक्सपोर्ट का भी है। जब हमारी कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज बड़ी हो जाएंगी, एफिशिएंट हो जाएंगी और एकदम हाई एंड टेक्नोलॉजी को इनेबल्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगी, तो वो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा एक्सपोर्ट मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लॉइट करने की तरफ देखेंगी। तो दो कंपनीज जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग काम किया है, इनफैक्ट कुछ सालों में लिस्टेड कंपनीज हैं, रीसेंट आईपीओज हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को टक्कर दी है और उनके साथ भी काम किया है। एम्बर एंटरप्राइजेस के चेयरमैन एंड सीईओ जसबीर सिंह और डिक्सटिन टेक्नोलॉजीज के वाइस चेयरमैन एंड एमडी अतुल लाल हमारे साथ आज ईटी नाउ स्वदेश पे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन, बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आज बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। राइट, मिस्टर लाल, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। अगर शॉर्ट में आप ये बताएं कि लास्ट 10 इयर्स में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में कैसे एकदम सी चेंज आया है। हम सब 70s 80s में बड़े हुए हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक की बात आती थी और घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आता था तो उस पर ये लगा दिया जाता था कि ये बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेड है, जापान से इम्पोर्टेड है। इलेक्ट्रॉनिक हाई क्वालिटी मेंट इम्पोर्टेड, और अब ये हाल हो गया है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे देश में बन रहे हैं और सारी बेस्ट कंपनी के साथ हमारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए पहले। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से 10 साल पहले तक ये एक इकोसिस्टम ऐसा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री थी। जो यहाँ पे बनता भी था उसकी एक लिमिटेड वैल्यू एडिशन थी, इंपोर्ट ज्यादा होता था। मगर पिछले 4-5 साल में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है और अब हमारा एक कन्विक्शन है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वाइट गुड्स इंडिया में बिकेंगे वो इंडिया में ही बनेंगे। वो स्किल सेट, कैपेबिलिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट की करेक्ट पॉलिसी इंटरवेंशंस की वजह से ये हुआ है। और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को सर्विस करने के लिए नहीं बनेंगे, बल्कि कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी होंगी जो कि ग्लोबल मार्केट्स को सर्विस करेंगी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार का कि उन्होंने जो बहुत सारे पॉलिसी इंटरवेंशंस करे हैं, जिसमें पीएलआई एक बहुत ही मेजर स्टेप है। इसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एक डिफरेंट लेवल पे पहुंचेगी। हमारा तो ये कहना है कि इंडियन इंडस्ट्री के लिए ये एक Y2 के मोमेंट है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। जसबीर जी, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। सब चीज़ ठीक है कि सेल्स बढ़ रही है, सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कहीं ना कहीं ग्लोबली बढ़ती है और सबको परेशान करती है, वो है मेटल्स के दाम, रॉ मटेरियल के दाम। क्योंकि आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब में वही मेटल्स इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है। इसको कैसे ऑफसेट करते हैं आप? क्योंकि ये तो सिक्लिक है, अब बढ़ते हैं तो फिर काफ़ी समय तक बढ़ते रहते हैं ये। देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो B2B बिजनेस मॉडल है। हम सारे ब्रांड्स को केटर करते हैं, कंपोनेंट्स देते हैं और फिनिश गुड्स भी देते हैं। सो हमारे प्राइस वेरिएशन क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी रहती है, तो जो भी कमोडिटी या करेंसी का एक्सचेंज कोई भी इम्पैक्ट आता है वो पास ऑन हो जाता है। वो एक क्वार्टर लैग के ऊपर पास ऑन होता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स का जो जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि कमोडिटीज बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं, तो उसका पास ऑन हो गया है सारे कंज्यूमर्स को। एंड अगर आप ब्रांड्स का भी देखेंगे, ब्रांड्स ने भी आगे कस्टमर्स को, एंड कस्टमर्स को भी इंक्रीज कर दिया है उसके कॉस्ट को। अगर एसी में हम देखते हैं तो कम से कम 12 से 15% कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ चुकी है।
एंड उसके बावजूद भी डिमांड इतनी है अब इस टाइम पे कि मार्केट में काफ़ी अच्छा हमने पिछले 2-3 महीने में देखा है। सो कमोडिटी साइकिल्स ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है हम पास ऑन कर देते हैं उनको, अपने एंड कंज्यूमर को। करेक्ट, राइट। मिस्टर लाल, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डिक्सन के इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, सैमसंग, Xiaomi, पैनासोनिक, तमाम बड़ी कंपनियों को आप केटर करते हैं। PLI स्कीम से आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा हो पाएगा, किस तरह की इनोवेशंस आप ला पाएंगे, गोइंग फॉरवर्ड रोड मैप कैसा डिज़ाइन हो पाएगा? देखिए, PLI स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रोल आउट हुई है, उसमें हम बहुत अग्रेसिव पार्टिसिपेंट हैं। मोबाइल की स्कीम में हम डोमेस्टिक कंपनियों में एक बेनिफिशियरी हैं और हमारे थ्रेशोल्ड इसी महीने में पूरे होंगे, और जिससे कि इस साल में हमारी 3.5 से 4,000 करोड़ की रेवेन्यू मोबाइल से आएगी, जिसमें ऑलमोस्ट 70% एक्सपोर्ट से होगी। इसके अलावा हम बेनिफिशियरी हैं आईटी प्रोडक्ट्स के PLI स्कीम के, जिसमें हमारा एक बहुत बड़े ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड से टाई अप हुआ है, और जिसके लिए हम लैपटॉप बनाना शुरू करेंगे नवंबर के महीने से। इसके अभी टेलीकॉम में हमारा हम बेनिफिशियरी हैं PLI स्कीम के, जिसमें हम GPONs, मोडेम्स, IoT डिवाइसेस, सेट टॉप बॉक्सेस, इसमें हमारा जॉइंट वेंचर है भारती ग्रुप के साथ। और अभी रिसेंटली हम बेनिफिशियरी हैं PLI स्कीम के व्हाइट गुड्स में, जिसमें हम AC कंपोनेंट्स में हमारा जॉइंट वेंचर है जापानीज कंपनी रेक्सम के साथ, जिसमें हम इंडिया में ही नहीं बल्कि उनकी सप्लाई चेन जो अभी डीपली एम्बेडेड है चाइना में, वो इंडिया में शिफ्ट होगी और ग्लोबल मार्केट्स को सर्विस करा जाएगा। और सिमिलरली हम बेनिफिशियरी हैं PLI स्कीम के लाइटिंग कंपोनेंट्स में, जिसमें हम प्लांट लगा रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमने कमिट करी है। लाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स, मैकेनिकल्स, बाउट कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ों के लिए। तो हम PLI स्कीम की जो रोल आउट हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स को टच करती हैं, हम सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट ट्रिगर होगा। राइट जेंटलमैन, आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, वो ये कि जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रहे हैं और उन पॉलिसी मेजर्स के साथ में पैरेलली आप लोग जो अपने एक्सपेंशन अनाउंस कर रहे हैं, आपने इनका पोटेंशियल तो मैप किया होगा। आप किसी भी नई सेगमेंट में, लाइन में या अरेंजमेंट में जब एंटर करते हैं तो उसका ब्रॉड पोटेंशियल नेक्स्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स में अपने रेवेन्यू का कितना हो सकता है, ये आपने मैप किया होगा। अगर एक बॉल पार्क नंबर आप शेयर कर सकें हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप दोनों ही कंपनी के लिए, एम्बर एंड डिक्सन, मिस्टर सिंह आपसे शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आपको लगता है, जिस हिसाब से एनवायरनमेंट शेप अप हो रहा है, आपको लगता है 2-3x 4x रेवेन्यू जंप कर सकता है नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में? देखिए, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जो PLI स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, वो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की है। उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि 70 लाख AC बिक रहे थे 19-20 में हिंदुस्तान में, जिसमें 25% इम्पोर्ट हो रहा था। तो यहाँ जो मैन्युफैक्चर हो रहा था वो 50 लाख AC हो रहे थे, उसमें लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 25% की थी। अभी आने वाले 8 साल 9 साल के अंदर जो बॉस्टन कंसल्टिंग रिपोर्ट है, एक फ्रॉस्ट एंड सुलिवान की भी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से करीबन 4 करोड़ AC यहाँ पे बनने शुरू होंगे, बन रहे होंगे आज से 8 से 9 साल पहले। तो आप समझिए कि जो PLI का बेसिक मुद्दा है वो 25% वैल्यू एडिशन को लेके 75% तक लेके जाने का है, और 50 लाख AC के ऊपर 25% वैल्यू एडिशन गोइंग टू 4 करोड़ AC के ऊपर 75%। तो इसका एक कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आएगा। ये 2x 4x वाली स्टोरी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा की स्टोरी है। तो अगर इंडस्ट्री 8 गुना बढ़ेगी, कंपोनेंट इकोसिस्टम जिसके लिए PLI लेके आए हैं वो उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। एंड अंबर एंटरप्राइजेज एक ऐसी कंपनी है जो कि कंपोनेंट्स को भी सर्व करती है और फिनिश गुड्स को भी सर्व करती है, और हमारे जो नए यूनिट्स आ रहे हैं उसके अंदर काफी अच्छा इम्पैक्ट आएगा इस स्कीम को लेके। एंड हम सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आए और राइट टाइम पे ये स्कीम आई है, क्योंकि कंपोनेंट इकोसिस्टम AC इंडस्ट्री के अंदर डेवलप नहीं हुआ पिछले 20 साल के अंदर, लेकिन इस PLI स्कीम के बाद हम सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे बनते हुए देखेंगे और उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आएगा, लीनियर इम्पैक्ट नहीं आएगा।
मिस्टर लाल, आपका क्या कहना है? सिंह साहब कह रहे हैं कि ये 3, 4, 5x वाली नहीं है, 10x और शायद उससे भी ज़्यादा का पोटेंशियल वाला मामला बन रहा है। आपके एंड पे, आपके वेंटेज पॉइंट से आपकी क्या विजिबिलिटी है? देखिए, जसबीर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा भी इसी चीज से अलाइनमेंट है कि कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होगा। हाँ, डिक्सन के लिए पीएलआई स्कीम्स और ये नए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा ट्रिगर है। हमारी लास्ट ईयर की 20-21 की टर्नओवर 6,400 करोड़ थी। इस पहले क्वार्टर के इम्पैक्ट के बावजूद इस साल हम करीब 11,500 से 12,000 करोड़ करेंगे। अगले साल हमारा 18,000 करोड़ का टारगेट है और हमें लगता है कि 3 एक साल में 25-30,000 करोड़ के बीच में होंगे। तो ये मैसिव ग्रोथ प्लान है जिसमें बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स रोल आउट हो रहे हैं और अग्रेसिव पीएलआई पार्टिसिपेशन है। ग्लोबल मार्केट्स को कैप्चर करने का प्लान है और मैन्युफैक्चरिंग को डीपन करने का प्लान। सो मैं बार बार यही कहता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जिसे हम पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए और इंडिया में ग्रोथ लानी चाहिए। मिस्टर लाल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है और आपके पास भी हिम्मत है, हौसला है, आप सब यूनिट्स लगा रहे हैं। एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी थी कि ग्लोबली आप कितना एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि इस पीएलआई स्कीम का एक हिस्सा ये भी है कि भारत में यूनिट लगाओ और एक्सपोर्ट भी बढ़ाओ। तो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे कहाँ पे? अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी गुंजाइश है। अगर कोई और देश या कोई और कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं तो ज़रा वो भी बता दीजिए, और कितना बढ़ सकता है अगले 2 या 3 साल का मैं मौका देखूं तो। देखिए, हमारा जो एस्टिमेट है, हमारी करीब 35 से 40% की रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आएगी। तो जो नंबर मैं अभी आपसे शेयर कर रहा था, करीब 7 से 8,000 करोड़ की एक्सपोर्ट होगी और जो मेन एक्सपोर्ट्स होगी वो यूएस को होगी और यूरोप को होगी। हमारा जो मेन एक्सपोर्ट्स का टारगेट है वो मोबाइल फोन है और लाइटिंग प्रोडक्ट है, जिसमें टारगेट मार्केट्स यूएस और यूरोप है। जसबीर जी, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी थी। अब नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना सबसे बड़ा मार्केट है इस डिवीज़न के अंदर। क्या है पीएलआई स्कीम चाइना को पूरी तरह से सामने काउंटर करके हमको जीतने में बहुत बड़ा बूस्टर होगी, या फिर अभी सरकार को और भी कुछ करना बाकी है? नहीं, देखिए, पीएलआई स्कीम जैसे अतुल जी ने बोला कि एक गेम चेंजर इवेंट है, Y2K मूवमेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो आप लगाइए अंदाजा कि 50 लाख एसी पे 25% की वैल्यूएशन जो हो रही थी, और जब वो 4 करोड़ एसी 5 करोड़ एसी बनते हुए यहाँ पे दिखेंगे जिस पे 75 से 80% की वैल्यूएशन होगी, तो उसका जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का होगा। एंड उसके कारण हिंदुस्तान की कंपनियां बहुत ही एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव भी होंगी। आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री और अगर चाइना का कंपैरिजन किया जाए तो 70 लाख एसी यहाँ बिक रहे हैं और चाइना में जो बनते हैं एसी वो करीबन 11-12 करोड़ एसी बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। हमारा पॉपुलेशन बेस और हमारी जो सरकार की नीतियां हैं अभी, वो सारी की सारी एक कंजम्पशन को ड्राइव कर रही हैं। परचेजिंग पावर बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंच है वो हर गांव तक पहुंच गई है। तो सारे पॉजिटिव फैक्टर इकट्ठे होते हो चुके हैं। अब सिर्फ टाइम है जिसके अंदर हम देखेंगे इसको कंजम्पशन को बढ़ते हुए। और एयर कंडीशनर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एक घर के अंदर सिर्फ एक यूनिट नहीं जाता, वो मल्टीपल यूनिट जाते हैं। और एसी का जो रीच है वो इंस्टीट्यूशन में भी है, आपको ऑफिस में भी चाहिए, आपको रेस्टोरेंट्स में भी चाहिए, आपको क्लासरूम्स में भी चाहिए, हॉस्पिटल्स में भी चाहिए, हर जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे चाइना में हमने बढ़ते हुए देखा, जापान में आज की डेट में 100% पेनिट्रेशन से ज्यादा है। दूसरे देशों में भी अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो कई देशों में जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो वो ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जाता है। और मेरे को लगता है कि हाँ जी, बिल्कुल हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। जैसे ही यहाँ पे पीएलआई के बाद हम यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स होते हुए दिखेंगे, सारी इनएफिशिएंसीज खत्म होंगी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो ग्लोबल मार्केट्स भी खुलेंगे। राइट। मिस्टर सिंह, ये बताइए कि आपके किस तरह के कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं लार्ज बायर्स के साथ, बायर कंट्रीज में जो आपके क्लाइंट्स हैं, यूएस, यूरोप, पोटेंशियल क्लाइंट्स। इनफैक्ट ये सवाल मैं दोनों से पूछना चाहूँगा। मिस्टर सिंह, आप पहले बताइए किस तरह के कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, क्या उनके एवरेज, कुछ अगर ये बता सकें, फ्लेवर दे सकें, उनके एवरेज साइजेस किस तरह के हैं,
किस तरह के कारोबार बढ़ाने के मूड में लगते हैं वो आपके साथ? देखिए, अब अगर एक डेटा पॉइंट की बात करते हैं तो चाइना करीबन करीबन 6 करोड़ एसी एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएस मार्केट में करीबन करीबन 2 करोड़ एसी से। उसके बाद मिडिल ईस्ट रीजन है, फिर अफ्रीकन रीजन है। तो अगर हम सिर्फ 2 रीजन को भी पकड़ के चलते हैं तो उसमें आज की डेट में एक बड़ा वेलकम स्टेप की तरह नजर आ रहा है। जब हम 3-4 साल पहले जाते थे कस्टमर्स के पास तो एक सिंपल एक चाइना की प्राइसिंग आगे रख दी जाती थी जिसमें हम कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ चुकी हैं हमारी इंडस्ट्री में और आती हुई दिख रही हैं, उसके कारण हम भी कुछ कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। तो जो नजरिया है इस टाइम पे, जो बड़े बायर्स हैं जो मिलियंस के अंदर खरीदते हैं, जिनका एक ऑर्डर ही 500,000, 2 मिलियन, 3 मिलियन एयर कंडीशनर्स का होता है, वो लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। एंड उसके अंदर हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलेटेड है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज हर देश से। तो हम उस प्रोडक्ट को तैयार करके उस लेवल पे अभी पहुंच रहे हैं। कुछ कंट्रीज में हम फेज 2 में पहुंच गए हैं जहां पे हमने बीई के लिए अप्रूव कर दिया है और कुछ में हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो अभी काफी एक टाइप का एक वेलकम स्टेप की तरह और हैंड होल्डिंग भी करना चाह रहे हैं वो लोग चाइना +1 स्ट्रेटेजी को लेके। और ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जब भी आएंगे, और आते हुए हमें दिख रहे हैं कि अगले 3-4 साल में बहुत ही कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बड़ा चेंज होगा फ्रॉम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, हमारे केस में मोबाइल फोन्स की एक्सपोर्ट ऑलरेडी शुरू हो गई है और यूएस जैसे मैच्योर मार्केट को 4G और 5G स्मार्टफोन जा रहे हैं और एक बड़े ब्रांड के लिए हम टीवी फोन ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं। लाइटिंग के कैटेगरी में, लाइटिंग के डोमेन में हमको सेफ्टी अप्रूवल्स मिल गए हैं यूरोप के और यूएस से सेफ्टी अप्रूवल्स, क्योंकि एक टीडीएस प्रोसेस होता है, मेरे को लगता है करीब महीने से 2 महीने में हमें मिल जाएंगे। जो प्राइस पॉइंट्स हैं हम उनको मीट कर पा रहे हैं और Q4 में हमारी लाइटिंग की एक्सपोर्ट या Q1 नेक्स्ट फिस्कल में हमारी लाइटिंग की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। इनिशियली उसको बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ओवर अ ईयर और 2 एक वो सब्सटैंशियल रेवेन्यू लाइटिंग हमारा उससे आएगा। तीसरा, हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का प्लांट तिरुपति में 15 नवंबर से ऑपरेशन हो रहा है और कुछ ग्लोबल ब्रांड्स, बहुत बड़े ग्लोबल ब्रांड्स ने हमको इंक्वायरी जनरेट करी है और वो डीप डिस्कशन चल रहे हैं। उस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स को सर्विस करा जाएगा। वॉशिंग मशीन की कैटेगरी में वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया होगा और मोबाइल में यूएस होगा और लाइटिंग में यूरोप और यूएस होगा। और सब्सटैंशियल हमारी रेवेन्यू, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि 30 से 35% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आएगी। ठीक है जसबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया 18 आवर्स स्वदेश को, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अतुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आज आपने भी समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि ये PLI स्कीम आपके लिए वास्तव में टर्न अराउंड हो और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज दोनों का समय देने के लिए।